वेलकम ऑन रिजर्व वॉइस एकेडमी। आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के इस लेक्चर का टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि जनांकीय विशेषताओं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, इनसे संबंधित जनसंख्या की 5 अवस्थाओं का वर्णन करता है, जिन्हें हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित माल्थस और मार्क्स का सिद्धांत भी पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर को शुरू करें इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का विकास थॉमसन और नॉटेस्टिन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो क्रमिक चरणों में होती है और प्रत्येक देश को इस क्रम या अवस्था से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो क्रम में होती है कि प्रथम क्रम या अवस्था में वो जनसंख्या स्थिर होती है, फिर विस्फोट होता है, ठीक है, इस तरीके से फिर पतन शुरू होता है। तो इन विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, एक परंपरागत पशुपालक व कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में औद्योगिक व नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये मुख्यतः यूरोप के संदर्भ में दिया गया था। इस सिद्धांत को सरल भाषा में समझे तो कोई भी देश आरंभ में एक पशुपालक व कृषि करने वाला समाज होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करते हुए अंत में औद्योगिक और नगरीय समाज में बदल जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, कुछ एजम्पशन हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहली है कि पारंपरिक कृषि समाज में जो जनसंख्या के विकास की प्रथम स्टेज है, प्रथम अवस्था है, उसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, दोनों ही हाई होते हैं। दूसरा है आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक क्रांति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। शुरू में तो मृत्यु दर घटती है और उसके बाद फिर जन्म दर भी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरी मूलभूत अवधारणा यह है कि आर्थिक वृद्धि के साथ समाज व्यक्तिपरक और उपभोक्तावादी होता है, जिससे उनमें शिशु की कामना घटती है। चौथी है कि जनसंख्या में विस्फोट के बाद पतन होता है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे होता है। जनसंख्या में पहले विस्फोट होता है और उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जो पतन होता है वो धीरे धीरे होता है, जबकि जो जनसंख्या में विस्फोट हुआ था वो तीव्र होता है। तो ये थी इसकी मूलभूत अवधारणा। अब एक एक करके इस सिद्धांत की 5 अवस्थाओं की विशेषताएं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था की। इस अवस्था में परंपरागत कृषि आधारित समाज होता है तथा प्रथम अवस्था में दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस अवस्था में जो समाज होता है वो धार्मिक अंधविश्वास से ग्रस्त होता है। विज्ञान का विकास बहुत ही मामूली होता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, लगभग 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। और जो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो न्यून होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटती है। लेकिन यह दोनों ही हाई है, जन्म दर भी उच्च हाई है और मृत्यु दर भी हाई है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे जो जनसंख्या वृद्धि दर है असल में जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वो न्यून ही है, वो ठीक है, वो स्थितिक है, क्योंकि ना तो जनसंख्या बढ़ ही रही है और ना घट ही रही है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीकी देश की ये जो प्रथम अवस्था की विशेषता है इन देशों में देखी जा सकती है। फिर आती है द्वितीय अवस्था। तो ये जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था है। ये जो आपका इस सिद्धांत का नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, वो इस अवस्था की वजह से। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में जो आपकी जनसंख्या स्थिर थी, ना घट रही थी ना बढ़ रही थी, द्वितीय अवस्था में वो एकदम से उस जनसंख्या में विस्फोट होता है और वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जन्म दर उस प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जन्म दर तो उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि क्रांति के कारण उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे खाद्यान्न संकट और भुखमरी पर नियंत्रण पा लिया जाता है। अधिशेष की उत्पत्ति होती है। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, तो इससे क्या होता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दवाइयों की खोज होती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, जिससे आपका डेथ रेट जो है, मृत्यु दर है, वो कम हो जाती है, जबकि जन्म दर आपका हाई बना रहता है। तो इस द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या में तेजी से विस्फोट होता है और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। बात करें इस सिद्धांत की तीसरी अवस्था की, तो यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है। द्वितीय अवस्था में तो जनसंख्या में बहुत तेजी से विस्फोट होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि में ह्रास देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साक्षरता में प्रसार होता है, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता और बढ़ते सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में भी कमी आती है और मृत्यु दर तो घटता ही है। ठीक है, तो इसमें जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो 20 से 30 प्रति हजार और आपका मृत्यु दर जो है, डेथ रेट, वो 10 से 15 प्रति हजार होता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्वी यूरोप, चीन तथा 1991 के बाद भारत भी इसी अवस्था में प्रवेश कर गया है। अब बात करें सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था की, तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या पुनः स्थितिक हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। आपके 10 से 15 प्रति हजार हो जाते के लगभग हो जाते हैं जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही। इस चरण में आर्थिक पूंजीवाद होता है और धर्म अंधता के स्थान पर विज्ञान और एक शिशु नीति एवं उच्च नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए, कनाडा और यूके, ठीक है, ब्रिटेन। बात करें पांचवी अवस्था की, तो यह जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। मतलब इसमें जो जनसंख्या है, अभी तक तो वो या तो एक द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, उसमें बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और वो बहुत तेज बढ़ी। तृतीय अवस्था में क्या हुआ कि विस्फोट रुक जाता है और बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। चतुर्थ अवस्था में वो स्थिर बनी रहती है, लेकिन पांचवी अवस्था में वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे वर्तमान यूरोप में एवं विकसित देशों में नई जनसंख्या प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। इसमें क्या हुआ है कि बर्थ रेट जो है वो आपका डेथ रेट, जो आपकी जन्म दर है, वो मृत्यु दर से भी कम हो गई है। ठीक है, जितना आपका मृत्यु दर था, जन्म दर उससे कम हो गई है। तो इससे जनसंख्या में ह्रासमान वृद्धि हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जापान में जो डेथ रेट है उसके मुकाबले बर्थ रेट, जापान में जो डेथ रेट है उसके मुकाबले बर्थ रेट बहुत ही कम है। तो वहां की जो जनसंख्या है वो घटनी शुरू हो गई है। ठीक है, और रूस, जर्मनी आदि भी इसी अवस्था में आते हैं। ये थी इस सिद्धांत की पांचों अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं अब हम आगे देखते हैं इस सिद्धांत की क्या कुछ आलोचनाएं हैं। तो पहली आलोचना तो यही है कि यह मॉडल यूरोप के परिप्रेक्ष्य में निर्मित है, अतः अफ्रीका एवं एशिया के देशों में यह पूर्णतः लागू नहीं होता। दूसरी, इसकी सभी अवस्थाएं अनुक्रमिक प्राप्त नहीं होती। तीसरा है कि आर्थिक वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि के संबंध भी उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, जो आपके यूएई, सऊदी अरब, ये सब जो देश हैं, ये आर्थिक वृद्धि में तो स्टेज 4 में है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि के स्टेज में, जनसंख्या वृद्धि में ये स्टेज 2 में है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में। और फिर अगला है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश जो श्वेत लोगों के प्रवसन से बने हैं, माइग्रेशन से बने हैं, वहां कोई भी अवस्था लागू नहीं होती, अथवा स्टेज 1 से सीधा स्टेज 4 की प्राप्ति हुई है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस मॉडल में जनसंख्या परिवर्तन के अन्य कारक जो कि माइग्रेशन है को स्थान नहीं दिया गया है, सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर की बात करी गई है। पांचवा है, भारत जैसे देश डेमोग्राफिक ट्रैप में तथा फेज 2 व 3 के मध्य ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, ये मॉडल अत्यंत ही नियतिवादी एवं पूर्व घोषणाकारी है, क्योंकि ये कहता है कि कोई भी देश 5 एक निश्चित क्रम होते हैं और हर देश इन क्रमों से गुजरता है, इन अवस्थाओं से गुजरता है, और ये अवस्था एक के बाद एक क्रमिक रूप से होती हैं। तो ये एक नियति, एक निश्चितता दिखाता है और पूर्व घोषणा करता है एक तरीके से। ठीक है, इसके निष्कर्ष की बात करें तो विश्व के अधिकतर देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांकीय, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, परंतु कई बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि के साथ सीधा संबंध नहीं भी रखती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चीन में तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासों से जन्म दर व मृत्यु दर पर भारी नियंत्रण है, जबकि यहाँ कहा गया था कि जो आपकी 3rd और 4th स्टेज है उसमें साक्षरता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण
जो बर्थ रेट है वो घट जाता है। लेकिन चीन में क्या हुआ, ऐसा राजनीतिक प्रयासों के कारण हुआ कि आपका बर्थ रेट पर नियंत्रण पा लिया गया। जबकि अरब देशों या तेल निर्यातक देशों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बावजूद भी धार्मिक कारणों से जन्म दर तीव्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।